हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड में मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आबादी या संख्या वितरण का उपयोग करते हुए मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसी भी पदार्थ के कई अणुओं की झुंड के द्वारा विकिरणों के अवशोषण या उत्सर्जन को स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और विभिन्न पदार्थ के विभिन्न ऊर्जा वाले अणुओं की आबादी बोल्ट्जमान वितरण नियम के अनुसार होती है। तो यहाँ विशेष ऊर्जा के अणुओं की संख्या जब तक पर्याप्त न हो तब तक उसके द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन प्रभावी नहीं होता। अतः किसी भी विशेष परिस्थिति में घूर्णन, कंपन और इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाओं की आबादी या संख्या की जानकारी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बहुत आवश्यक होती है। और बोल्ट्जमान वितरण नियम के अनुसार दो अवस्थाएं हैं अगर आई और जे, तो अणुओं की आबादी का अनुपात हम निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है, यानी कि Ni अपॉन Nj इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई आई माइनस ई जे अपॉन के टी। तो कमरे के ताप पर इस के टी का मान 0.026 होता है, जो कि सामान्य आणविक घूर्णन ऊर्जा स्तरों में अंतर, जो कि डेल्टा ई रोटेशन के मान कमरे के ताप पर के टी के मान से काफ़ी कम होते हैं। अतः ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई रोटेशन अपॉन के टी का मान एक के निकट होगा। अतः कमरे के ताप पर उत्तेजित घूर्णन अवस्थाओं की आबादी काफ़ी घनी होगी। तो यहाँ पर अणुओं के कंपन की आवृत्ति को हम इस समीकरण द्वारा बताते हैं। न्यू ई इक्वल टू 1/2 पाई ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के ई अपॉन म्यू की पावर होल टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर जैसे अगर भारी परमाणु लें तो उन अणुओं के लिए म्यू के उच्च मान, क्योंकि भारी अणु है तो ये जो म्यू होगा रिड्यूस्ड मास है ना, तो उस म्यू का उच्च मान के कारण बीई के जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो वो 10⁻13 सेकेंड -1 के क्रम में होते हैं। और इन ऊर्जा स्तरों का अंतर एच न्यू ई के मान जो है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि कमरे के ताप जो कि पर के टी के मान जो कि 0.026 है उसके काफ़ी निकट है। अतः भारी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के कमरे के ताप पर एक या अधिक उत्तेजित कंपन अवस्थाओं की पर्याप्त आबादी हो जाएगी। अगर मान लीजिए हल्के मॉलिक्यूल्स है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, HCl है, CO है, O2 है, उनके लिए म्यू का मान जो है वो काफ़ी कम होता है। तो उनके लिए जो बीई न्यू ई के मान 10⁻14 सेकेंड -1 के क्रम के होते हैं और इसके लिए कंपन के ऊर्जा स्तरों का अंतर 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग हो जाता है। क्योंकि ये कमरे के ताप पर के टी के मान से काफ़ी उच्च है, अतः डेल्टा ई का मान काफ़ी कम हो जाएगा और कमरे के ताप पर लगभग सभी अणु निम्नतम कंपन अवस्था में होंगे। अतः कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल की निम्नतम घूर्णन अवस्था एवं निम्नतम कंपन अवस्थाओं को जब टी के विरुद्ध आलेखित किया गया है तो चूंकि डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक्स का मान कमरे के ताप पर काफ़ी उच्च होता है, तो ये रोटेशनल जो है अवस्था के लिए, और ये वाइब्रेशनल लेवल के है, और ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल के लिए, जिसके लिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इधर बढ़ती जा रही है और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो
जो है इस एनर्जी है वो इस डायरेक्शन में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक का मान कमरे के ताप पर काफ़ी उच्च होता है, अतः कमरे के ताप पर उत्तेजित इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाएं सामान्यतः नहीं पाई जाती। अब है बंध लंबाई का निर्धारण। बंध लंबाई का निर्धारण किन्हीं बंधी दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी को बंध लंबाई कहा जाता है। हम घूर्णन स्पेक्ट्रम में देख चुके हैं कि स्पेक्ट्रल तीव्रता और घूर्णन स्थिरांक की सहायता से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ को ज्ञात कर सकते हैं। तो पदार्थ के घूर्णन स्पेक्ट्रम में दो लाइनों के मध्य की दूरी या आवृत्ति का अंतर 2b बार के बराबर होता है। अतः घूर्णन स्पेक्ट्रम के b बार या आवृत्ति स्थिरांक को ज्ञात कर लिया जाता है और b के निम्न सूत्र द्वारा I के मान को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये b का मान इसके बराबर है और I इक्वल टू इसके बराबर। तो h पाई और c स्थिरांकों के मान को अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो I इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन b बार किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। अब I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर सूत्र की सहायता से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम परिकलन या निर्धारित किया जा सकता है। तो I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, तो R इक्वल टू रूट I अपॉन म्यू, जहाँ म्यू अणु का सामान्य द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर। तो एक दृढ़ द्विपरमाणु अणु का घूर्णन स्पेक्ट्रम का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जो जे का मान बढ़ता जाता है b बार के मान में कमी आती जा रही है। तो जे के उच्च मान पर घूर्णन की गति बढ़ जाती है, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान बढ़ता है और दोनों नाभिकों के मध्य स्ट्रेच उत्पन्न होने लगता है। क्योंकि दोनों परमाणुओं का द्रव्यमान स्थिर है, अतः सामान्य द्रव्यमान में तो कोई कमी नहीं होगी। तो परंतु जे का मान उच्च होने पर उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है और इस स्थिति में अणु एक रिजिड रोटेटर नहीं होकर नॉन रिजिड रोटेटर बन जाता है। और इस प्रकार जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उसका मॉडल इस प्रकार होता है कि उसमें कठोर गोले रूपी परमाणु परस्पर लचीले स्प्रिंग नुमा बंध से जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के तंत्र के लिए घूर्णन ऊर्जा का मान जो है EJ इक्वल टू EJ अपॉन SC इक्वल टू BJ प्लस 1 माइनस D ब्रैकेट J स्क्वायर J+1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 1 है। तो यहाँ पर D जो है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट है और D बराबर 4p³ अपॉन B0 स्क्वायर होगा। तो B0 जो है फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। चूँकि V0 का मान B की तुलना में काफ़ी उच्च होता है, अतः B की तुलना में D का मान काफ़ी कम होता है। तो इस प्रकार के अणु का पर चयन नियम डेल्टा J इक्वल टू प्लस माइनस 1 लागू करने पर जो है J से J+1 संक्रमण में हुआ ऊर्जा अंतर हम निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 27 और समीकरण 29 से जो है हमें समीकरण 30 प्राप्त होगी। तो अतः J से J+1 संक्रमण में उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की आवृत्ति जो है वो हम B बार J gives J+1 B बार J gives J+1 इक्वल टू ये 2B J+1 माइनस 4D J+1 का होल क्यूब सेंटीमीटर माइनस 1। अगर ट्रांजिशन 0 से 1 तक होता है तो 2B 0+1 माइनस 4D 0+1 का होल क्यूब इक्वल टू 2B माइनस 4D। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो चेंज है न्यू बार 1 to 2 है तो 2B 1+1 माइनस 4D 1+1 का होल क्यूब इक्वल टू 4B माइनस 32D सेंटीमीटर माइनस 1। तो इसको हम रखें तो ये बराबर इसके होगी। तो हम यह देख रहे हैं कि हमने जब रिजिड रोटेटर के केस में
जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो इस हिसाब से थी, यानी उनके बीच में अंतर बराबर था, 2b के बराबर था। लेकिन यहाँ पर जो ये वाली जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ रही है, तो यानी कि ये जो अंतर है ये कम होता चला जाएगा और उस प्रोपोर्शन में स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो जे के मान के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। तो और क्योंकि डी का मान बी की तुलना में बहुत कम होता है, तो शुरू में जो है जे के प्रारंभिक मानों पर तो स्पेक्ट्रल लाइनों के मध्य की दूरी लगभग समान होती है, लेकिन जे के उच्च मान पर यह अंतर अधिक हो जाता है, जिससे ये ऑब्जर्वेबल होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर अणु रिजिड रोटेटर है और या नॉन रिजिड रोटेटर है, तो किस तरीके से रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो उसमें डिफरेंस आ जाता है, आ सकता है या आता है। और इसको हम इस आइसोटोप इफेक्ट प्रभाव को भी जो है उसकी वजह से होने वाले स्पेक्ट्रल जो चेंजेस हैं उसको भी हम समझ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई अणु है, उसके किसी एक परमाणु को एक समस्थानिक द्वारा यानी आइसोटोप द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, तो उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन रिड्यूस मास बदल जाएगा। जैसे कि और रिड्यूस मास बदल जाएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड अणु में जो है उसमें कार्बन के 12 को कार्बन 13 द्वारा हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो कार्बन 12 के लिए जो रिड्यूस्ड मास है वो 1.138 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम होगा, जबकि कार्बन मोनोक्साइड 13 के लिए, जब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 13 के लिए रिड्यूस्ड मास जो है वो 1.191 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्पेक्ट्रम में रिड्यूस मास जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसके आधार पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है और बी जो है वो बी की जो वैल्यू है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करती है, हमने पहले पढ़ा है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रिड्यूस मास जो है ये जो है यहाँ पर इस तरह की लाइनें हमें मिलेंगी, जबकि पहले जो लाइन हमें मिल रही थी वो इस तरह की थी। और जब आइसोटोप में चेंज होता है तो यहाँ पर इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मान तो समान है, तो इसकी जड़त्व आघूर्ण भी इसी अनुपात में बढ़ते हैं, क्योंकि म्यू में जो चेंज है वो 1.138 और में जो रेशियो है 1.138 अनुपात 1.191 है, या हम कहें कि जो रेशियो है वो इसके अनुसार है। अब क्योंकि घूर्णन स्थिरांक जो है इसका मान जड़त्व आघूर्ण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि b इक्वल टू h/8π² है। तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अतः b का मान जो है कार्बन 12 के b का मान कार्बन 13 के b के मान से उच्चतर होता है, अतः इससे दोनों अणु की घूर्णन ऊर्जाओं में अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर जो यानी कि EJ प्रोपोर्शनल टू B है, तो ऊर्जा स्तर तो EJ प्रोपोर्शनल टू B है। तो हम देख रहे हैं कि जो कार्बन 12 का जो ऊर्जा स्तर है वो कार्बन 13 के ऊर्जा स्तर से ज़्यादा ऊंचा होगा, यानी कि उच्चतर होंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के घूर्णन स्पेक्ट्रम से स्पष्ट है कि भारी आइसोटोप के स्पेक्ट्रम में लाइनों के मध्य की दूरी कम होती जाती है, जैसे कि हम ये इसमें देख रहे हैं भारी वाले के लिए ये जो है हल्के वाले के लिए अगर ये है तो भारी वाले के लिए स्पेक्ट्रल लाइन ये होगी। तो इनके बीच की दूरी भी जो है वो
कम होती जाती है, और जो डेल्टा न्यू बार बराबर 2b है, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम की सहायता से उस, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनर्जी लेवल्स हैं वो कार्बन 12 के लिए ऊंचे और इसके लिए कम ऊंचे हैं। जो डिफरेंस है वो कम है एनर्जी लेवल्स के बीच में, और जबकि इसके एनर्जी लेवल्स में एनर्जी में जो अंतर है वो ज़्यादा है। या हम कहें कि इसके एनर्जी लेवल्स ऊंचे हैं और इसके एनर्जी लेवल्स से कम ऊंचे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के स्पेक्ट्रम की सहायता से उस समस्थानिक के सही द्रव्यमान का भी परिकलन हम कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने बताई कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मान समान है, अतः जड़त्व आघूर्ण भी इसी अनुपात में बढ़ेंगे, यानी ये रेशो होगा। और ये बी जो है, इससे हम आई का मान, जो कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अतः कार्बन 12 जो है कि बी का मान जो है कार्बन 13 से ज़्यादा होगा, और इनके जो घूर्णन ऊर्जा स्तरों में अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर ईजे इक्वल टू ईजे प्रोपोर्शनल टू बी है, यानी कि कार्बन मोनोक्साइड 12 के लिए ऊर्जा स्तर कार्बन 13 की तुलना में उच्चतर होंगे। तो यहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड के घूर्णन स्पेक्ट्रम से स्पष्ट होता है कि भारी आइसोटोप के स्पेक्ट्रम में लाइनों के मध्य की दूरी कम हो जाती है, और डेल्टा न्यू बार इक्वल टू 2b है। तो इस प्रकार के सहायता स्पेक्ट्रम की सहायता से उस समस्थानिक के सही द्रव्यमान को भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से डेल्टा न्यू बार और डेल्टा न्यू बार डैश को स्पेक्ट्रम द्वारा ज्ञात करके म्यू डैश अपॉन म्यू के अनुपात को कैलकुलेट किया जा सकता है, और इसके द्वारा निम्न समीकरणों की सहायता से, इन दोनों समीकरणों से m1 डैश का भी परिकलन किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें हम किस तरह के मॉलिक्यूल्स जो है काम में ले रहे हैं, उनका द्रव्यमान कितना है, और उनके बीच में जब। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।